नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपी आरओ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं कि वे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपसे आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो कुछ खास प्रश्नों पे हमारी आज की चर्चा रहने वाली है। तो जो हमारे आज की इस क्लास का पहला प्रश्न है, उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण नहीं है। समांगी मिश्रण का मतलब ये है कि अगर उसको मिलाया जाए तो मिलाने के बाद में क्या वो समान रूप से विभाजित होगा या समान रूप से मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, तो उसकी बात कह रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत इजी सा है वैसे अपने आप में, आप बता सकते हो कि कौन सा आपस में समान रूप से मिलता है या नहीं मिलता। जैसे कि जल में नमक, अगर हम लोग पानी में नमक को मिलाएंगे तो क्या बराबर से खुलेगा? और अगर हम पानी की सिप लें उसके बाद में, तो क्या हमें सब जगह पे समान टेस्ट आएगा? तेल में जल, क्या अगर हम लोग पानी और ऑयल को मिलाएं तो क्या ये समान रूप से मिल जाएगा आपस में, और जहां जहां जितना पानी होगा वहां उतना उतना ऑयल होगा या नहीं होगा? कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, तो कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर अगर हम सल्फर को मिलाते हैं तो क्या ये बराबर से मिलेगा या नहीं मिलेगा? या फिर इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो समांगी मिश्रण नहीं, यानी कि सब के सब समांगी हैं। क्या कहते हो? तो देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर है, इस प्रश्न का एक्चुअल में उत्तर बी है। ये बहुत ही ज्यादा सरल था, इसलिए मैंने पहले ही कहा था। सरल इसीलिए क्योंकि देखो, आपको ये बात पता है कि जब जब कभी भी हम लोग पानी और तेल को मिलाते हैं तो क्या होता है, तेल पानी के ऊपर तैरने लगता है और एक अलग ही लेयर हमें दिखाई देती है। मिक्स होते नहीं आपस में, तो मिक्स नहीं होते तो समान रूप से मिश्रण बनेगा या नहीं बनेगा, उसकी तो बात ही अलग हो जाती है। ठीक है। तो समांगी मिश्रण का जो मतलब होता है, ये होता है कि समान रूप से मिल जाना। जैसे कि जल के अंदर नमक या चीनी, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर हम देखते हैं कि भाई सल्फर मिल जाता है, इसके साथ साथ जल एवं अल्कोहल, ये इस प्रकार से मिलते हैं कि सब बिल्कुल इक्वल इक्वल मामला होता है। विषमांगी वाली स्थिति हम लोग देखते हैं कि अगर हम बालू और नमक को मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा ठीक से, है ना। चीनी और नमक को मिलाएंगे तो भी ठीक से नहीं मिलेगा, कहीं पर नमक ज्यादा हो जाएगा, कहीं चीनी ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा तेल में जल, ये भी विषमांगी हो गया। तो इस हिसाब से बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। और आगे अगला प्रश्न जो है हमारा, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तृतीय नियम से संबंधित है। पहला कह रहे हैं कि नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव का पीछे की ओर जाना। नाविक आगे जाएगा तो नाव पीछे जाएगी। क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक का गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचना। जैसे जैसे गेंद वैसे वैसे हाथ पीछे पीछे। मोटर कार का तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ने पर उसमें बैठे व्यक्तियों का एक और झुकना। ठीक है। जहां बाइक झुकेगी उसी तरफ सब झुक जाएंगे, ये सच्चाई है। ठीक है। मतलब जहां मोटर कार यानी कि जहां कार झुकेगी जिस साइड से, उस साइड पे ही सब लोग का एक साथ में ही फ्लो बनेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो वो स्थिति यहाँ पर पूछी हुई यहाँ पे। अब देखिए, जो न्यूटन का तीसरा नियम होता है, तीसरे नियम की सच्चाई होती है कि ऑपोजिट रिलेशन दिखाएगा। यानी कि अगर आप किसी जगह पर सीधा प्रेस करेंगे, यानी कि आगे की ओर करेंगे तो पीछे की ओर जाएगी, तो आगे झुकेंगे तब पीछे जाएगा, पीछे झुकेंगे तो वो चीज आगे चली जाएगी, ऑपोजिट रिलेशन। अगर हम इन तीनों स्टेटमेंट को देखें तो ऑपोजिट रिलेशन हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? पहले में दिख रहा है, क्योंकि नाविक आगे झुक रहा है या आगे की ओर कूद रहा है, तो उसी स्थिति में नाव पीछे की ओर जा रही है, ये स्थिति आ रही है। तो विपरीत दिशा वाला संबंध देखने को मिल रहा है। तो विपरीत दिशा की स्थिति में तीसरा नियम लागू होता है। तो इस हिसाब से सही जो हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। इस विकल्प के लिए यहाँ पर जो है, मतलब इस प्रश्न के लिए ए जो है वो हमारा सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है, कोई डाउट किसी को नहीं? इसके लिए एक्सप्लेनेशन में आप लोग के लिए अच्छा खासा दिया हुआ है यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस अभिक्रिया में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक। अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इस अभिक्रिया में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करते हैं। देखो, जो इंसानों की टेंडेंसी, हम लोग की टेंडेंसी क्या है, हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। साथ साथ में पौधों की जो टेंडेंसी होती है, हरे पौधों की स्थिति ये होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन हमारी स्टेटमेंट कह रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त करेंगे, यानी कि ये गलत हो जाएगा। इसी के साथ प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। तो ये बात सच्चाई है कि सर्वाधिक हमें जो दर देखने को मिलती है वो लाल में ही देखने को मिलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो लाल रंग में सबसे ज्यादा अधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग में वो सबसे कम होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बैंगनी में सबसे कम और लाल में सबसे ज्यादा अधिक। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, और दूसरा सही होगा तो इसके हिसाब से बी हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। ठीक, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। दो सूची दी हुई है, एक तरफ कह रहे हैं कि विटामिन, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर वो विटामिन की कमी शरीर में हो जाए तो कौन सा रोग होगा। तो चार विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन सी, थायमिन और विटामिन डी। रोगों में दे रखा है रतौंधी, स्कर्वी, बेरी और रिकेट्स। ठीक है। अब देखिए, इस स्थिति में हमें मिलान करना है कि किसके लिए कौन सा
सही है, मतलब किस विटामिन की कमी से कौन सा वाला रोग होता है, अब हमें यहाँ पर ये देखना होगा। तो क्या लगता है आप लोग को, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, स्कर्वी, बेरी या रिकेट्स, क्या होता है? तो देखिए विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, ठीक है। रतौंधी के अलावा हम ये भी देखते हैं कि बांझपन भी हो सकता है, गर्भधारण में समस्याएं भी होंगी अगर विटामिन ए की शरीर में कमी है तो उस स्थिति में, ठीक है। अगर हम लोग विटामिन सी की बात करें तो क्या होता है? विटामिन सी जो खट्टे में जनरली चीज़ों में देखने को मिलता है। तो देखिए विटामिन सी की कमी से आपके जोड़ों में दर्द होगा, आपको स्कर्वी रोग हो जाएगा, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं। तो स्कर्वी यानी कि ये ठीक मिला हुआ है। थायमिन की कमी से क्या होगा? थायमिन की कमी से बेरी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये भी सही मिला हुआ है। अब ये सही मिला है तो रिकेट्स भी सही है, और विटामिन डी रिकेट्स, ठीक है, संबंधित है, पता है विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो रिकेट्स हो जाएगा आपको। चीज़ें क्लियर है? तो सब सही मिले हुए हैं, यानी कि तो सब सही मिले, तो फिर भी हमें देखना कि 1 2 3 4 कहाँ है, तो 1 2 3 4 यहाँ है, तो इसका मतलब ये है कि बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे कि मस्टर्ड गैस मानव शरीर के किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करती है? मस्टर्ड गैस की बात हम लोगों से पूछी गई है, किसको प्रभावित करती है? हृदय को, फेफड़े को, मस्तिष्क को, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मस्टर्ड गैस फेफड़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि फेफड़ों का कैंसर एक जानलेवा रोग होता है जिससे फेफड़ों की कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होती है। अब फेफड़ों के कैंसर के लिए हम देखते हैं कि धूम्रपान बहुत सारे लोग करते हैं जिसकी वजह से होता है, या फिर अगर आप औद्योगिकीकरण वाले क्षेत्र में रहते हैं जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ के जो प्रदूषक होते हैं वो आपको ऐसी बीमारी कर सकते हैं। इसके अलावा फेफड़ों में सिलिका का इकट्ठा हो जाना भी आपको कैंसर कर सकता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों के संपर्क में आप ज़्यादा आएंगे तो भी कैंसर हो सकता है, मतलब इस तरह की समस्या होती है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मस्टर्ड गैस और कैंसर कारक हाइड्रोकार्बन इन सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, ठीक है। तो मस्टर्ड गैस किसको प्रभावित करती है? फेफड़ों को प्रभावित करती है, और फेफड़ों को प्रभावित करेगी तो बी हो जाएगा हमारे प्रश्न के लिए सही उत्तर। चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन साथ ही अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम कौन सा है, आपको ये बताना है भाई। परम सिद्ध, प्रत्यूष, मिहिर या ऐरावत, चार आप लोग के सामने, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इन चारों में सबसे बेस्ट माना जाए तो ऐरावत है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अभी हाल ही में हम लोग ये देखते हैं कि बीते दिनों जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटिंग सम्मेलन हुआ था 2023। अब इस दौरान भारत के भी थे शामिल, तो भारत का जो ऐरावत है उसको टॉप 100 के अंदर 75th प्लेस दिया गया, यानी कि भारत के अंदर सबसे बेस्ट माना गया। और बाकी पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स में माना गया है कि आप 75वें स्थान पर है, लेकिन भारत के मामले में सबसे बेस्ट है। और प्रश्न का यही पूछा गया हमसे कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम कौन सा है, तो ये ऐरावत ही है। जब पूरी दुनिया में 75 पे है तो भारत में सबसे अब 1 में हो जाते हैं। अगर हम लोग बात करें इससे जुड़ी चीज़ों की तो पता लगता है कि इसको स्थापित किया गया है पुणे के अंदर, ठीक है। पुणे में स्थापित किए जाने के साथ साथ ही ये बात भी आपको पता चलनी चाहिए कि ये इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है अपने आप में। PSAI जो है ऐरावत PSAI, ये 13,170 टेराफ्लॉप्स रिपिक, ठीक है, टेराफ्लॉप्स या रिपिक एक ही बात होती है। तो टेराफ्लॉप्स की उल्लेखनीय गति के साथ भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम माना जाता है। स्पीड बहुत ज़्यादा है, 13,170 टेराफ्लॉप्स, एक्सट्रीम है, ठीक है। तो इस हिसाब से प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा, और डी उत्तर के साथ ही हम लोग को अगले प्रश्न की ओर चलना होगा। तो मोबाइल फोन में सूचनाओं के आदान प्रदान में सिम का अभिप्राय है। अब देखो सिम सभी यूज करते हैं ना आज के टाइम में, ऐसा कोई नहीं है मोबाइल फोन्स ना हो। हाँ छोटे बच्चे हो सकते हैं लेकिन वो बड़ों का यूज कर लेते हैं, ये भी सच्चाई है। तो मोबाइल फोन सब यूज करते हैं। अब मोबाइल फोन बिना सिम के चलती नहीं है, सिम भी चाहिए क्योंकि बातचीत किससे करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि अब ये बताओ कि सिम का मतलब क्या है। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल है, सब्सक्राइबर इंटरनेट मॉड्यूल है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉडल है, या कोई नहीं है। देखो सब्सक्राइबर इंटरनेट मॉड्यूल, ये तो मुझे सबसे ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि सिर्फ इंटरनेट के लिए तो हम इस्तेमाल नहीं करते ना सिम, कॉलिंग वगैरह, मैसेजिंग करना, टेक्स्ट करना या लोकेशन वगैरह चीज़ों के लिए मदद करती है हमें सिम, ये सच्चाई है। तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन या तो मॉड्यूल है या फिर वो मॉडल है, इन दोनों में से कोई एक है ना। तो इसके लिए जो सही उत्तर है वो आएगा ए, ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सिम का जो मतलब होता है या तो वो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है या फिर सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। इसी वजह से शॉर्ट में इसको हम लोग सिम कह देते हैं। यह एक एकीकृत परिपथ में जिसमें मोबाइल फोन या कंप्यूटरों पर मोबाइल टेलीफोनी के लिए आवश्यक सर्विस सब्सक्राइबर की जो जानकारियां होती हैं वो स्टोर रहती है, ठीक है। तो आवश्यक सर्विस सब्सक्राइबर की रिस्टोर होती है, तो सर्विस सब्सक्राइबर की, यानी कि जिस सर्विसेज को आप यूज़ कर रहे हैं, सब्सक्राइबर जो चीज़ें ले रहा है वो सारी की सारी स्टोर कहाँ हो जाएंगी, वो सिम के अंदर ही स्टोर होती है। तो इसीलिए माना जाता है कि ये सर्विस सब्सक्राइबर की इसके अंदर स्टोर होती है, उससे जुड़ी सभी चीज़ें चलती है। तो सिम का जो पूर्ण रूप है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, और किस प्रकार से काम करती है आपको बता दिया, और प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला देखते हैं, चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह मिशन 14 जुलाई को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। इसको GSLV मार्क 3 के माध्यम से लॉन्च किया गया था। तो देखिए 14 जुलाई की डेट दे रखी है, वो भी श्री हरिकोटा स्थान से। तो ये डेट जो है, ये डेट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 14 जुलाई 2023 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही इसको लॉन्च किया गया था। और इसको लॉन्च करने के लिए हम ये भी देखते हैं कि GSLV मार्क 3 का ही यूज किया गया था। ठीक है, तो इस हिसाब से पता चलता है कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और इसी प्रकार से जब दोनों सही है तो प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ 1 और 2 दोनों। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जिस जगह पर इसके लैंडर ने लैंड किया था उसे एक खास नाम दिया गया था। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि नाम दरअसल उसको दिया गया क्या है। ठीक है, इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, यह पूछ रहा है। प्रकाश के प्रकीर्णन से, प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से, या प्रकाश के विवर्तन से, किसकी वजह से होता है? तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर होता है वो होगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है, यानी कि प्रश्न का उत्तर ए सही हो जाएगा। प्रकीर्णन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल कण और अन्य पदार्थों के अनेक प्रकार के सूक्ष्म उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कणों से टकराकर प्रकाश विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। अब प्रकाश जब विभिन्न दिशाओं में बिखरेगा तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। और यही सब चीजें जो होती है हमें आसमान में देखने को मिलती है। ठीक है, आकाश का रंग इसी वजह से नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में जो धूल कण उपस्थित होते हैं उनसे टकराकर श्वेत प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, और लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, जबकि बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो प्रश्न का उत्तर है बहुत सरल सा है और इजी सी बात है आप लोग के सामने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नदी के जल की अपेक्षा समुद्र जल में तैरना आसान होता है, क्यों होता है? नदी के जल का घनत्व समुद्र के जल के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र के जल का प्रवाह नदी के जल के प्रवाह से अधिक होता है। एक तरफ घनत्व की बात हो रही है, एक तरफ प्रवाह की बात हो रही है। और नदी के जल का घनत्व समुद्र के जल के घनत्व से कम होता है। तो दो बातें तो घनत्व की हो गई, एक जगह प्रवाह की हो गई। तो देखिए क्या प्रवाह तैरने को लेकर के कोई चीजें डिसाइड करता है या नहीं करता? ठीक है, तो देखिए प्रवाह से चीजें डिसाइड नहीं होती। अगर आपको तैरना आता है मतलब, या जो उसकी स्थिति बनी हुई है वो डिपेंड करेगी कि घनत्व के ऊपर। अगर घनत्व अलग होगा तो उस हिसाब के अलग हो जाएगी मामला। यानी कि जब हम समझते हैं इस प्रकार से इसको, अगर नदी जल का घनत्व समुद्र जल में घुले नमक के कारण निर्धारित होता है। ठीक है, यानी कि समुद्र में पता है कि नमक ज्यादा होता है और नदी के जल में नमक की मात्रा बहुत ही कम देखने को मिलती है। ठीक है, किसी किसी जगह ज्यादा हो सकती है लेकिन जनरली कम ही देखने को मिलती है, तभी तो पानी मीठा होता है। तो नदी के जल का घनत्व समुद्र के जल के घनत्व से कम होता है, क्योंकि नदी के जल में नमक कम और समुद्र के जल में नमक ज्यादा। जहां नमक ज्यादा वहां घनत्व ज्यादा, जहां नमक कम वहां पे घनत्व कम होता है। चीजें क्लियर है? अब इसी वजह से क्या होता है कि जहां घनत्व ज्यादा होगा उसका पानी डेंस हो जाएगा। डेंस होने की वजह से आपको उसमें रहने में या अंदर एंट्री करने में परेशानी होगी। तो इसी वजह से अंदर एंट्री करने में परेशानी तो होगी, तो क्या होगा? आप ऊपर ही तैरते रह जाएंगे, या फिर जो पानी होगा वो पानी खुद आपको बाहर की तरफ पुश करता रहेगा। तो वही सब कुछ देखने को मिलता है हमें यहाँ पर। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति समुद्र में तैरने के लिए जाता है तो उसको जल का कम आयतन घटाना पड़ेगा, यानी कि शरीर के कम हिस्सा ही जल में डूबेगा, ये सच्चाई है। तो मनुष्य का नदी के जल की अपेक्षा समुद्र जल में तैरना इसी वजह से आसान हो जाता है, क्योंकि घनत्व की सारी चीजें डिपेंड करती है, और घनत्व में आपको एंट्री करना दिक्कतें देता है, परेशान करता है, क्योंकि वो जल थोड़ा सा डेंस हो जाता है। चीजें क्लियर? इसी वजह से प्रश्न का उत्तर सी सही हो जाएगा, क्योंकि नदी के जल का घनत्व समुद्र के जल के घनत्व से कम होता है। नदी के जल का घनत्व समुद्र के जल के घनत्व से अधिक होता है, ये पहले ही गलत हो जाता है, क्योंकि नमक में मात्रा पर डिपेंड करता है कि कितना नमक घुला हुआ है, तो ये बाहर हो गया। प्रवाह वैसे ही डिपेंड नहीं करता चीजों के लिए, और घनत्व जो है वो ये वाली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। तो प्रश्न का सही उत्तर जो है वो सी। इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम लोग करते हैं समाप्त, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बातें हम लोग को करनी थी आज की क्लास के हिसाब से वो सारी महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने कर ली है। तो वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। बाकी की बातें हम लोग करेंगे आने वाली वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। थैंक यू सो मच।